आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन इंग्लिश लैंग्वेज का एक बेस है, इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं सो यू शुड हैव नॉलेज अबाउट इट कि हम सेंटेंस को किस तरह से फॉर्मेट करते हैं। अब सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करें स्टूडेंट्स, सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव, जिसे हम सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। सेकंड वन इज नेगेटिव, थर्ड वन इज इंटरोगेटिव एंड फोर्थ वन इज डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो इस वीडियो में मैं आपको ये सारे सेंटेंस फॉर्मेशन सिखाने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाउ लेट्स बिगिन। अब हम बात करते हैं पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। एंड एज यू नो, जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमें एक फॉर्मेशन को फॉलो करना होता है जब हम हिंदी से इंग्लिश करते हैं। सो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। अब जब मैं ये फॉर्मेशन की बात करी स्टूडेंट्स, तो मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि ये फॉर्मेशन तो आपको पता होगा, क्योंकि ये फॉर्मेशन हम बचपन से स्कूल में, कॉलेज में कई बार हमने इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके, क्लास ज्वाइन करके सीखने की कोशिश की है। फॉर्मेशन पता होने के बाद भी हम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बोलते वक्त कहीं ना कहीं सेंटेंस गलत हो जाता है, जो हम बोलना चाह रहे हैं उसका मीनिंग डिफरेंट होता है क्योंकि आपका फॉर्मेशन गलत होता है। सो सिर्फ फॉर्मेशन पता होने से हम इंग्लिश को नहीं बोल सकते, हमें फॉर्मेशन यूज करना आना चाहिए। ये जो सेंटेंस का फॉर्मेट है इसको प्रॉपरली आप यूज कैसे करते हैं तो वो मैं आपको क्लियर करूंगी। अब स्टूडेंट्स, कई बार आपने ये सुना है कि आपको लोगों ने बोला होगा यार फॉर्मेशन को छोड़, जरूरत नहीं है, बिना फॉर्मेशन के मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। नहीं, मैं आपको ये बोलूँ कि जब आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको फॉर्मेशन फॉलो करना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के साथ समझिए मैं ऐसा क्यों बोलना चाह रही हूँ। अगर हम हिंदी में कोई सेंटेंस बोलते हैं, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला है हिंदी में, शायद वह क्लास आएगा। अब हिंदी में मैंने एक सेंटेंस लिखा। अब इसी सेंटेंस को मैं हिंदी में दूसरी तरीके से बोल सकती हूँ कि वह शायद क्लास आएगा। सो मैंने हिंदी में एक ही सेंटेंस को दो तरीके से फ्रेम कर लिया और दोनों ही सेंटेंस पूरी तरह से सही है। बट जब मैं इसको इंग्लिश में फ्रेम करूंगी स्टूडेंट्स, तो इंग्लिश में ये सेंटेंस फ्रेम होगा ही माइट कम टू क्लास। इस सेंटेंस को मैं इस तरह से फ्रेम नहीं कर सकती कि माइट ही कम टू क्लास। अगर इस तरह से मैं बोलूंगी तो ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत है। मीन्स हिंदी में तो 2 बार बन गया, बट आप देख रहे हैं इंग्लिश में एक ही बार बना और फॉर्मेशन फॉलो किया, दैट्स द रीजन ये सेंटेंस सही है। मैंने अभी आपको फॉर्मेशन किया था कि पहले हमें सब्जेक्ट लेना है, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, देन हम मैन वर्ब लेते हैं एंड देन वर्ब हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। सो आप देखिए मैंने उसी फॉर्मेशन के साथ इस सेंटेंस को फ्रेम किया एंड डेफिनेटली ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है। सो अगर आपको फॉर्मेशन का नॉलेज होगा और आपको फॉर्मेशन यूज करना आता है तो आप इजीली इंग्लिश को प्रॉपरली बोल सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि हम इस फॉर्मेशन को यूज कैसे करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स कई बार हमें कंफ्यूजन होता है जब हमारे पास हिंदी में कोई सेंटेंस होते हैं, डिफरेंट सेंटेंसेस होते हैं, दैट टाइम हम पहचान नहीं पाते कि उसमें मैन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है या हेल्पिंग वर्ब को कैसे यूज करें। सो यही मैं आपको क्लियर करूंगी जिससे आप किसी भी तरह का सेंटेंस हो आप इजिली सेंटेंस को फ्रेम कर सकें। अब पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होते क्या है या सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को पहचाने कैसे। तो सब्जेक्ट क्या होता है स्टूडेंट? सब्जेक्ट होता है अ पर्सन हु परफॉर्म्स एन एक्शन। अब अगर मैं इसमें लिखूं, मैंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया है, अ पर्सन हु परफॉर्म्स एन एक्शन। सब्जेक्ट को पहचानने का इजी तरीका कि जो काम करता है या जो काम कर रहा है या जिसने काम किया था वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। नाउ टेकिंग एन एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर अभी पढ़ाने का काम मैं कर रही हूँ, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? मैं। यही चीज अगर मैं आप लोगों के लिए बोलूं कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो सब्जेक्ट कौन हो गया? आप।
और भी एग्जाम्पल के साथ क्लियर करती हूँ। लाइक मैंने कहा वे रोज ऑफिस जाते हैं। अब ऑफिस जाने का काम कौन करते हैं? वे लोग। तो यहाँ पर वे लोग सब्जेक्ट हो गए। सो इस तरह से अगर आप सेंटेंस में ये पहचानेंगे कि जो काम करता है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। अब सब्जेक्ट भी किस तरह के होते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सब्जेक्ट में हम आई लेते हैं। आई कब? मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं सब्जेक्ट हो गई। इसी तरह से अगर मैं सब्जेक्ट में यू की बात करूँ, यू का मीनिंग होता है तुम, आप, तुमने, हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो सेम एज इट इज अगर सेंटेंस में बोलूं कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो या तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो सब्जेक्ट कौन हो गया? यू। सब्जेक्ट में हम वी को भी लेते हैं। वी को हम कब लेते हैं? जब हमारी बात कर रहे हैं। तो अभी मैं बोल रही हूँ कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो अब पढ़ाई करने की एक्शन कौन कर रहा है? हम सब। तो यहाँ पर वी हमने एज अ सब्जेक्ट ले लिया। सेम एज इट इज दे, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल किया कि वे रोज ऑफिस जाते हैं, एक्शन उन्होंने की है, वे लोग ऑफिस जाते हैं, तो इसलिए सब्जेक्ट वे हो गया, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं दे। इसी तरह से हम सब्जेक्ट में ही को भी लेते हैं, ही। एज यू नो, ही हम एक बॉय के लिए यूज करते हैं, एक लड़के के लिए यूज करते हैं, जब हम लड़के की बात करते हैं कि वह कॉलेज जाता है। अब यहाँ पर कॉलेज जाने की एक्शन उसने की और यहाँ पर शो हो रहा है कि लड़के की बात की जा रही है, तो ही एज अ सब्जेक्ट हुआ। सेम एज इट इज हम शी में भी सब्जेक्ट लेते हैं। सेम होता है, बस ही लड़के के लिए यूज होता है और शी एक गर्ल के लिए, एक लड़की के लिए यूज होता है। वह कॉलेज जाती है। अभी सेंटेंस में क्लियर हो रहा है कि मैं लड़की की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर हम शी एज अ सब्जेक्ट लेंगे। और सब्जेक्ट हम लेते हैं इट। इट हम नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं। नॉन लिविंग थिंग जैसे अभी मार्कर भी काम कर रहा है, मार्कर भी मेरा सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे मैंने बोला मार्कर लिखता है, मार्कर काम करता है, इट वर्क्स। मैं मार्कर की जगह डायरेक्टली ले सकती हूँ, इट वर्क्स। इसी तरह से हम एक नाम, सिंपल नाम, मैं अगर ही या शी नहीं लूं, मैं डायरेक्टली नाम के साथ किसी को बोलूं कि समीर जॉब करता है, तो अब जॉब करने की एक्शन किसने की? समीर ने। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया है? समीर। तो हम सब्जेक्ट को कैसे यूज करेंगे स्टूडेंट, फिर से समझ लीजिए आप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमें सब्जेक्ट लेना होता है। और सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन करता है। और अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एक्शन सब्जेक्ट में हम किसी को भी ले सकते हैं। कौन करता है? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और नैम, ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। अब हमने सब्जेक्ट को समझ लिया कि हम सब्जेक्ट को कैसे यूज करेंगे। इसके बाद हमें यूज करना होती है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब का क्या काम होता है सेंटेंस में, या हेल्पिंग वर्ब को हम कैसे यूज करें, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हेल्पिंग वर्ब, टू शो डायरेक्शन ऑफ एन एक्शन। आप हेल्पिंग वर्ब को ध्यान से समझिए स्टूडेंट। हेल्पिंग वर्ब में मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन दी है, टू शो डायरेक्शन ऑफ एन एक्शन। अब यहाँ पर हम क्या, मैं आपको क्लियर करना चाह रही हूँ कि सब्जेक्ट जो एक्शन करता है उसकी डायरेक्शन को हम हेल्पिंग वर्ब के थ्रू बताते हैं। डायरेक्शन यहाँ पर मैं दिशा की बात नहीं कर रही स्टूडेंट्स। एज यू नो कि डायरेक्शन क्या होती है, जब हम सेंटेंस को बोलते हैं चाहे हिंदी में या इंग्लिश में, तो हम उसको बहुत अलग अलग तरीके से बोलते हैं। लाइक मैंने पढ़ाया था, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ाऊंगी, मैं कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आप इसमें जब देख रहे हैं तो मैंने पढ़ाया था, पढ़ाऊंगी, करने वाली हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो क्या हुआ, ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन को बता रहे हैं। तो ये डायरेक्शन, ये सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस को हम हेल्पिंग वर्ब के थ्रू बनाएंगे, जिसमें हम ये बोल रहे कि हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हेल्प करता है कि सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है, पास्ट में था या फ्यूचर में होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हेल्पिंग वर्ब वर्ड्स आपने यूज किए होंगे, इजेमार, was were या will, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स के वर्ड्स होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब काफी होती है, बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस बोल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से। हेल्पिंग वर्ब का भी एक वीडियो मैं आपको बनाकर बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब से हम सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। सो अभी मैंने आपको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब एक्सप्लेन किया। अब हम बात करते हैं मैन वर्ब। स्टूडेंट्स, अक्सर हमें हमेशा ये कंफ्यूजन होता है कि मैन वर्ब क्या होती है, तो पहले हम समझ लेते हैं मैन वर्ब।
मैन वर्ब क्या होती है? टू शो एक्शन ऑफ सब्जेक्ट। मैन वर्ब क्या होती है? आप देखिए मैंने क्या एक्सप्लेन किया। सब्जेक्ट जो एक्शन करता है, एक्शन जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं काम, एक्शन, इसको हम एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं। सो टू शो एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो काम करता है वो हमारी मैन वर्ब कहलाती है। अब सपोज मान लीजिए कि मैं यहाँ पर सब्जेक्ट हूँ, तो मैं क्या एक्शन कर रही हूँ? मैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एक्शन कर रही हूँ। पहले बात करें, मैं पढ़ा रही हूँ, बोलने की एक्शन कर रही हूँ, लिखने की एक्शन कर रही हूँ, समझाने की एक्शन कर रही हूँ, पूछने की, देखने की। तो ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे एक्शन वर्ड्स कहलाते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टीच, वॉच, स्पीक, राइट। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये हमारे एक्शन वर्ड्स कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझा देती हूँ, जैसे लाइक कम, वॉच, प्ले, गो, ईट। सो ये जो वर्ड्स होते हैं ये एक्शन वर्ड्स होते हैं। और अगर हम अपनी बात करें या किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, सो हम डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस कहते हैं, क्या एक्शन करते हैं। काफी एक्शन वर्ड्स होते हैं, जैसे लाइक आना, जाना, खाना, पीना, बोलना, देखना, सोचना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़ाई करना। ये जो हिंदी में हम इस तरह के वर्ड्स को बोलते हैं, उसको हम जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इट इज कॉल्ड मैन वर्ब और इट इज कॉल्ड एक्शन वर्ड। तो अब हमने मैन वर्ब को भी समझ लिया, अब इसी के साथ हम ऑब्जेक्ट भी समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ओवर विच एक्शन इज परफॉर्म। अब ऑब्जेक्ट को भी आप समझ लीजिए, मैंने क्या एक्सप्लेन किया है। मैंने एक्सप्लेन किया ओवर विच एक्शन इज परफॉर्म, मतलब जिस पर एक्शन की जाती है, जिस पर एक्शन होती है, वो हमारे ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। या सिंपल सा मैं आपको एक्सप्लेन करूं, सब्जेक्ट जिस पर काम करता है इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के साथ क्लियर करती हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया कि एक्शन जिस पर काम करती है इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट डिफरेंट एक्शन वर्ड लिया हुआ है। फर्स्ट वन कम। कम मतलब हिंदी में हम इसको बोलते हैं आना। अब मैं अगर कहीं पर भी आने की बात करूं, जैसे मैंने कहा मैं क्लास आती हूँ, मैं घर आती हूँ, तो ये जो मैंने क्लास या घर की बात की है तो वो मेरा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्लास। इसी तरह से सेकंड मैंने यहाँ पर एक्शन वर्ड लिखा हुआ है वॉच। वॉच का मतलब होता है देखना। अब हम देखने की एक्शन किसी के लिए भी कर सकते हैं। मैंने कहा मैं मूवी देखती हूँ, मैं कार्टून देखती हूँ, मैं सीरियल देखती हूँ, मैं न्यूज देखती हूँ, कुछ भी। तो उस टाइम पर मैटर करता है कि आप सेंटेंस क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा ले लेती हूँ, आई वॉच मूवी। तो मेरा मूवी देखने पर काम हो रहा था, तो मैंने इसलिए ऑब्जेक्ट क्या लिया, एज अ मूवी मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने प्ले लिया है। प्ले मतलब होता है हिंदी में खेलना। अब यहाँ पर भी मैं अगर कुछ भी बोलती हूँ खेलने के लिए, मैं चेस खेलती हूँ, मैं क्रिकेट खेलती हूँ, मैं आउटडोर गेम्स खेलती हूँ, मैं इंडोर गेम्स खेलती हूँ, या मैं मोबाइल पर खेलती हूँ, मैं कुछ भी खेलने की बात करूँ, तो जब मैं खेलने की बात यहाँ पर हम ले लेते हैं चेस। तो मैंने यहाँ पर चेस खेलने की बात की, तो ये हमारी एक्शन किस पर हो रही है? चेस पर। दैट्स द रीजन ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। सेम एज इट इज मैंने नेक्स्ट यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है गो। गो का मतलब होता है जाना। अब जाने की हम कहीं पर भी बात करते हैं, ऑफिस जाने की बात करते हैं, हम स्कूल जाने की बात करते हैं, मार्केट जाने की बात करते हैं, मंदिर जाने की बात करते हैं, मतलब कोई सी भी प्लेस हो जहाँ हम जाने की बात करते हैं। अब वो प्लेस अगर मैं यहाँ पर बोलती हूँ तो वो मेरा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। मैंने बोला मैं मंदिर जाती हूँ, तो मेरा टेम्पल यहाँ पर क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैंने एक वर्ड और लिखा है ईट। ईट मतलब होता है खाना। अब मैंने यहाँ पर खाने की कुछ भी बात की कि मैं खाना खाती हूँ, मैं पिज्जा खाती हूँ, मैं पानी पूरी खाती हूँ, वॉट एवर, कुछ भी खाने की जब मैं बात कर रही हूँ, सेंटेंस में डिपेंड करेगा कि वहां पर क्या बोला गया है। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ नॉर्मली मैं खाना खाती हूँ, तो फूड, इंग्लिश में हम इसको फूड बोलते हैं। तो फूड पर मेरी एक्शन हो रही थी, तो मैंने यहाँ पर फूड एज अ ऑब्जेक्ट लिया है। स्टूडेंट्स फिर से समझ लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये फॉर्मेशन यूज करना आ गया, इजली यू कैन स्पीक इंग्लिश, इजली यू कैन फ्रेम द सेंटेंसेस। फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। सब्जेक्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, जो एक्शन करता है। हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट के काम को बताती कि सब्जेक्ट का काम प्रेजेंट में है, पास्ट में है, या फिर फ्यूचर में होगा। मतलब हेल्पिंग वर्ब हमारी डायरेक्शन को बताती है।
सेम एज इट इज मैन वर्ब इसके बाद यूज करते हैं। मैन वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के काम की बात करते हैं, सब्जेक्ट के एक्शन को बताते हैं। देन हमने इसके बाद समझा था ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो होता है सब्जेक्ट जिस पर काम कर रहा है या जिस पर हम एक्शन कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो जब भी आप सेंटेंस फ्रेम करेंगे, मीन्स अभी मैं अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रही हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस जब भी आप फ्रेम करेंगे, पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, फिर आप हैपी वर्ब यूज करेंगे, देन मैन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। अब लास्ट वन आप देख रहे हैं अदर वर्ड्स, इसको भी हम समझ लेते हैं। अदर वर्ड्स नाम से क्लियर हो रहा है, जिसको हम कह सकते हैं रिमेनिंग वर्ड्स ऑफ सेंटेंस। अब इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, अदर वर्ड्स होते क्या है। रिमेनिंग वर्ड्स ऑफ सेंटेंस मीन्स यहाँ पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सेंटेंस के बचे हुए शब्द, मीन्स अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लेंगे, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब अगर इसके बाद आपके पास डिफरेंट सेंटेंस है या फिर अदर वर्ड्स किस तरह से होते हैं, जब हमारे पास डिफरेंट सेंटेंस होते हैं या सेंटेंस बड़ा हो तो उसमें हमें अदर वर्ड्स मिलते हैं। एग्जाम्पल के साथ क्लियर करती हूँ। यहाँ पर मैंने सिंपल सा आपको बोला कि मैं क्लास आती हूँ, अभी इसमें सिर्फ हम बात कर रहे हैं आई कम टू क्लास। अभी अगर मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ कि मैं एक्टिवा से क्लास आती हूँ, मैं बस से क्लास आती हूँ, मैं सुबह क्लास आती हूँ, मैं शाम को क्लास आती हूँ, मैं अपने दोस्त के साथ क्लास आती हूँ, मतलब क्या हो रहा है आप नोटिस कीजिए, मैं सेंटेंस को थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ। जब सेंटेंस बड़े होते हैं तो ऑब्वियसली उस टाइम पर हमारे पास अदर वर्ड्स होते हैं। अब सिंपल सा मैंने यहाँ पर बोला कि मैं रोज क्लास आती हूँ, तो रोज जो बच गया वो मेरा एक्स्ट्रा वर्ड में जाएगा, जिसको हम बोलेंगे इंग्लिश में एवरीडे। तो सेंटेंस क्या होगा? आई कम टू क्लास एवरीडे। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट हमने लिखा है वॉच मूवी। अब यहाँ पर मैं मूवी की बात करूँ तो मैं अगर सेंटेंस को थोड़ा सा बड़ा करूँ कि मैं फ्री टाइम में मूवी देखती हूँ, मैं फैमिली के साथ मूवी देखती हूँ, मैं थिएटर में मूवी देखती हूँ, वॉट। अगर जब सेंटेंस बड़ा बन रहा है, यहाँ पर हमने बोला है आई वॉच मूवी, अगर मैंने बोला कि मैं थिएटर में मूवी देखती हूँ तो थिएटर में मेरा एक्स्ट्रा वर्ड बच गया, जिसको हम एंड में ऐड करेंगे तो क्या बोलेंगे हम? इन अ थिएटर। इसी तरह से आई प्ले चेस। अब मैंने चेस खेलने की बात की है, यहाँ पर भी अब मैं शॉर्ट सेंटेंस बोल रही हूँ और इसको लॉन्ग करती हूँ। मैं अपनी सिस्टर के साथ चेस खेलती हूँ, मैं घर पर चेस खेलती हूँ, मैं अपने फ्री टाइम में चेस खेलती हूँ, वॉट हम कुछ भी बोले। जब लॉन्ग सेंटेंस होते हैं तो हमारे पास अदर वर्ड्स भी होते हैं और अदर वर्ड्स को हम सेंटेंस के एंड में ऐड ऑन करेंगे। सो अगर मैंने यहाँ पर बोला कि मैं फ्री टाइम में चेस खेलती हूँ तो फ्री टाइम एंड में ऐड होगा। सो स्टूडेंट्स, अभी मैंने सिर्फ आपको फॉर्मेशन क्लियर किया है, अफर्मेटिव सेंटेंस का भी हमने सिर्फ फॉर्मेशन समझा है। फॉर्मेशन सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, इसकी हेल्प से हम इजीली सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ भी समझ लेते हैं कि इस जो फॉर्मेट है अफर्मेटिव का, इस फॉर्मेट से हम हिंदी से इंग्लिश सेंटेंस कैसे बनाएं। सो अब वो हम प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। अब हम सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस भी कर लेते हैं कि हम इस फॉर्मेट की हेल्प से हिंदी से इंग्लिश सेंटेंस कैसे बनाएं। सो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे आप देख रहे हैं बोर्ड पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। हम अब समझते हैं कि ये एग्जाम्पल्स हमने इस फॉर्मेट से कैसे बनाए। अब फर्स्ट हम पढ़ाई कर रहे हैं। अब सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को पहचानना है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम मैंने आपको क्लियर किया था कि एक सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैंने क्या क्या लिया? वी। अब इसके बाद हमें स्टूडेंट क्या लेना है? हैप्पी वर्ब। हैप्पी वर्ब काफी होती है, मैंने अभी आपको क्लियर किया है कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपका हैप्पी वर्ब के लिए हैप्पी वर्ब का ही अपलोड करूंगी। उस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगी जितनी भी हैप्पी वर्ब्स होती है। अभी मैंने यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल के लिए हैप्पी वर्ब्स बताए हैं। हम पढ़ाई कर रहे हैं, जब भी हम कोई कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, मतलब एक ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो चल रही होती है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, वह काम कर रहा है, वह सो रहा है, जो भी हम एक्शन बोलते हैं तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, उसके साथ हम आईएनजी फॉर्म लेते हैं। तो मुझे यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लेनी थी, तो मैंने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ली आर। अब इज, एम, आर में से वी के साथ आर लगता है, इसलिए हमने यहाँ पर आर लिया। स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, ग्रामर के काफी रूल्स हैं, वो हमें समझना बहुत जरूरी है, और मैं बहुत जल्दी ग्रामर के जो भी रूल्स है उस सबके वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। तो अभी यहाँ पर हमने वी के साथ आर ले लिया, इज और एम नहीं लगता है वी के साथ, और हमें उसके बाद लेना था मैन वर्ब। मैन वर्ब यहाँ पर हमने ली है स्टडी।
स्टडी पढ़ाई करने का इंग्लिश वर्ड होता है स्टडी, और हमने यहाँ पर उसके साथ आईएनजी लगा दिया है, वी आर स्टडिंग। सो आप समझ रहे हैं स्टूडेंट्स कि हम इस फॉर्मेट की हेल्प से ही सेंटेंस फ्रेम कर पा रहे हैं। अब स्टूडेंट इस जो मैंने सेंटेंस लिखा है इसमें ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स का कोई रोल नहीं है, मैंने सिर्फ एक्शन तक की बात की कि हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, दैट्स द रीजन यहाँ पर सिर्फ सेंटेंस मैन वर्ब तक भी बन गया है और मैन वर्ब तक भी बन सकता है। सेंटेंस हम मैन वर्ब तक भी फ्रेम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ भी फ्रेम कर सकते हैं और अदर वर्ड्स के साथ भी फ्रेम कर सकते हैं। वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो हम पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। इसी तरह से अगर हम और भी एग्जांपल्स बोले, इसके लिए हमने इज एम आर प्लस आईएनजी का फॉर्म लिया है। मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग। वह काम कर रहा है, ही इज वर्किंग। सो इस तरह से हम फॉर्मेट की हेल्प से सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। और भी एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, वह बस से कॉलेज जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिए, मैंने आपको ये सेंटेंस क्यों बताया, इसमें मैंने अदर वर्ड्स को लिया हुआ है। हम इसको समझते हैं कैसे मैंने इसको फ्रेम किया है। यहाँ पर वह बस से कॉलेज जाएगा, फिर हमें समझने की जरूरत है कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर, ही। वह मतलब एक लड़की की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको क्लियर किया था कि ही लगता है, मैंने ही ले लिया, फिर हमें यूज करना था हैप्पी वर्ब। सो वह कॉलेज जाएगा, गागे की साउंड के लिए बात हो रही है, तो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं और फ्यूचर के लिए हम यूज करते हैं विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब एक ऐसी एक्शन जो हम करेंगे, अगर हम इस तरह से बोलते हैं तो उसके लिए आपको विल लगाना और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी होती है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया विल। जाने की एक्शन हो रही थी, जाने की एक्शन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गो, तो हमने यहाँ पर ले लिया है गो। और कॉलेज जाने की बात हो रही है, मतलब जिसका मेरा काम चल रहा है, तो मैं कॉलेज जाने का काम कर रहा है, करेगा वो, तो हमने यहाँ पर कॉलेज ले लिया एज अ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर मेरा बच गया था एंड में बस से, तो बस से हमारा अदर वर्ड से जो मैंने ले लिया है एंड में बाय बस। तो सेंटेंस क्या बना, ही विल गो टू कॉलेज बाय बस। हम साथ में पढ़ाई करेंगे, वी विल स्टडी टुगेदर। वह गोवा जाएगा, ही विल गो टू गोवा। तो इस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। एक और सेंटेंस मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, तुम इंग्लिश बोल सकते हो। अब यहाँ पर हमने डायरेक्शन डिफरेंट लिए, सकता है के लिए हम यूज करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब कैन। एग्जाम्पल इंग्लिश में कैसे बनेगा वो हम समझते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट जो मैंने लिया है तुम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यू। मतलब यहाँ पर एक्शन की मैं बात करूँ तो तुम एक्शन कर सकते हो, ये मैंने बात की है। सो तुमको हम इंग्लिश में बोलते हैं यू। हेल्पिंग वर्ब लेनी थी कैन, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सकता है के लिए हेल्पिंग वर्ब कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, तो मैंने कैन ले लिया। एक्शन हो रही है हमारी, बोल सकते हैं, तो बोलने को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पीक एंड देन इंग्लिश। तो आप समझिए, मैंने फॉर्मेशन सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन सभी की हेल्प से ही सेंटेंस को फ्रेम किया है। सो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, अगर आप इस फॉर्मेट को समझ लेते हैं और फॉर्मेट को आप प्रॉपरली यूज कर पाते हैं, सो इजीली आप सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। अभी हमने समझा है सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं, तो वो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस और भी तरह के होते हैं, जैसे नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव। तो अब मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करती हूँ। पहले मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस बताऊंगी, पहले आप समझ लीजिए नेगेटिव सेंटेंस। जैसे लाइक ये सेंटेंस आप देख रहे हैं, ये सब पॉजिटिव है, ये सब सिंपल सेंटेंस है। वी आर स्टडिंग, ही विल गो टू कॉलेज बाय बस, यू कैन स्पीक इंग्लिश। तो अगर मैं इसको नेगेटिव में बोलूँ, नेगेटिव मतलब जब हम नेगेटिव सेंस बोलते हैं और हिंदी में हम उसको यूज करते नहीं, तो सेंटेंस किस तरह से बनेंगे, हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वह बस से कॉलेज नहीं जाएगा, तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। तो आप देख रहे हो मैंने नहीं का साउंड लिया है यहाँ पर। सो इस तरह के सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब हम समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, इसका भी फॉर्मेट हम पहले समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें सिर्फ एक छोटा सा चेंज है स्टूडेंट, आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना होता है, नॉट। उसके बाद आप लेंगे मैन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। अब ये फॉर्मेशन तो हमने पहले समझ ही लिया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मैन वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स क्या होते हैं। अब हम सिर्फ इसको एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, या हम जब नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं
या हिंदी में हम जब ऐसे एक्शन करते हैं जो हम नहीं करते, वह जॉब नहीं करता है, बच्चे रोज क्लास नहीं आते हैं, वह अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, ऐसी एक्शन जो हम नहीं करते हैं, उस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो फॉर्मेशन के साथ हम समझते हैं, जैसे हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। मैंने इसके पहले आपको पॉजिटिव सेंटेंस सिखाए थे जिसमें हमने लिखा था कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैंने लिखा था वी आर स्टडिंग। अब हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मैंने आपको अभी फॉर्मेट क्लियर किया है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लेंगे, नॉट। तो हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर मेरी हेल्पिंग वर्ब थी आर और उसके बाद मैंने लगा दिया है नॉट। ध्यान रखिए, हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट स्टडिंग। मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, आई एम नॉट टीचिंग। वह कॉलेज नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू कॉलेज। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है। और भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। वह बस से कॉलेज नहीं जाएगा। यहाँ पर भी हम एक नेगेटिव सेंस क्रिएट कर रहे हैं। इससे पहले हमने पॉजिटिव लिया था कि वह बस से कॉलेज जाएगा, वह बस से कॉलेज नहीं जाएगा। हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल, और विल के बाद मैंने ले लिया है नॉट। तो सिंपल सा आप ध्यान रखिए, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है। सेंटेंस बना, he will not go to college by bus। हम साथ में पढ़ाई नहीं करेंगे, we will not study together। वो ये काम नहीं करेगी, she will not do this work। हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है। और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। यहाँ पर भी हमारी हेल्पिंग वर्ब कैन है, ये मैंने आपको सिंपल में बता दिया था। कैन के बाद आ गया नॉट, सिंपल सा। क्या बनेगा सेंटेंस, यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। हम वहां नहीं जा सकते हैं, वी कैन नॉट गो देयर। वह क्लास नहीं आ सकता है, ही कैन नॉट कम टू क्लास। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है नेगेटिव सेंटेंस में। अब इसके बाद दो और फॉर्मेट है, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। वो सेंटेंस भी मैं आपको क्लियर करती हूँ। अब हम समझ लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट होता है हेल्पिंग वर्ब। हमने इसके पहले नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस समझे थे स्टूडेंट, उसमें हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिया था। ये फॉर्मेट चेंज है, इसमें आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेना होगा, देन सब्जेक्ट। मीन सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को हम इस सेंटेंस में इंटरचेंज करते हैं। फिर हम लेंगे मैन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। अब सबसे पहले आप ये समझिए स्टूडेंट कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते कौन से हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम सामने वाले से क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी मैं आपको समझाने वाली हूँ, वो भी एक क्वेश्चन के लिए यूज होता है। पर अभी हम बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें भी हम सामने वाले से क्वेश्चन करते हैं। पर कब, वो आप समझिए। किस तरह के क्वेश्चन, जब हमें सिंगल वर्ड में आंसर चाहिए होता है सामने वाले से। सिंगल वर्ड में आंसर मीन्स मैं ये बात कर रही हूँ, सिंगल वर्ड का आंसर जिसमें हमें सामने वाला यस और नो में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से, क्या हम पढ़ाई कर रहे हैं। आप सेंटेंस को सुनिए, क्या इसमें आप मुझे हाँ या ना में आंसर कर सकते हैं। क्या हम पढ़ाई कर रहे हैं, आप बोल सकते हैं यस वी आर स्टडी, या फिर आप बोल सकते हैं नो वी आर नॉट स्टडी। ठीक है, हम इस तरह के सेंटेंस को जब हम सामने वाले से क्वेश्चन करते हैं तब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को यूज करते हैं। याद रखिए कब, जब हमें सिंगल वर्ड में आंसर चाहिए होता है यस और नो। एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। क्या हम पढ़ाई कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको क्लियर होगा कि जब हम हिंदी में कुछ बोलते हैं या इंग्लिश में हम कुछ बोलते हैं तो कई बार चेंजेस आते हैं। एक जैसा हम हिंदी में नहीं बोल सकते या उसी को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप सामने सेंटेंस देखिए, क्या हम पढ़ाई कर रहे हैं। क्या का साउंड आ रहा है इंग्लिश में। इसको अगर हम नॉर्मली बोले तो क्या के लिए हमने एक वर्ड पढ़ा हुआ है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट। पर आप जब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे स्टूडेंट्स, क्या का मीनिंग हिंदी में जरूर यूज होता है पर इंग्लिश में हम इसको ट्रांसलेट नहीं करते हैं। हमें फॉर्मेशन को यूज करना होता है। अगेन मैं आ गई हूँ फॉर्मेट पर। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में क्लियर किया था कि फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप सेंटेंस को फ्रेम करते हो। तो आपको याद रखना है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या को हम ट्रांसलेट नहीं करते। तो मैंने सबसे पहले लिए हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर हमने सेंटेंस लिया हुआ है, क्या हम पढ़ाई कर रहे हैं। रहा के लिए हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको क्लियर किया था, इनसे मैं प्लस आईएनजी। तो मैंने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ली है आर, फिर मैंने यूज किया है वी, और फिर मैंने यूज किया है मैन वर्ब मीन्स स्टडिंग। सो आर वी स्टडिंग, इट इज द राइट वे टू फ्रेम द सेंटेंस।
इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रॉपर ये होता है कि आर वी स्टडी। और एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, क्या वह बस से कॉलेज जाएगा। यहाँ पर भी अगर आप सेंटेंस पर फोकस करोगे तो हाँ या ना में हमें आंसर मिल सकते हैं कि क्या वह बस से कॉलेज जाएगा। यस ही विल गो टू कॉलेज बाय बस, हाँ वो बस से कॉलेज जाएगा। सो यहाँ पर हमें हाँ या ना में आंसर मिल रहा है। सेंटेंस को हम इंग्लिश में इस तरह से फ्रेम करेंगे, विल। अब हमारे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल। मैंने विल पहले ले लिया है, सब्जेक्ट बाद में लिया है, विल ही गो टू कॉलेज बाय बस। इसी तरह से हम और भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको एक बार फॉर्मेशन क्लियर हुआ, अगर आपने एक बार समझ लिया प्रॉपर फॉर्मेट, सो इजिली यू कैन फ्रेम द सेंटेंसेस, इजिली यू कैन ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। बस आप फॉर्मेट ध्यान रखिए कि फॉर्मेशन क्या है। अगर आपको फॉर्मेशन क्लियर नहीं है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, मैं यहाँ पर कई बार स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ और स्टूडेंट्स क्या को भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि क्या है तो हम इसके लिए भी इंग्लिश में बोलेंगे, पर हिंदी लैंग्वेज कई बार अलग होती है और इंग्लिश लैंग्वेज अलग होती है, तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है। और एग्जाम्पल क्लियर करती हूँ, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो। यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब है सकता है, मीन साउंड आ रहा है सकता है, और इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं कैन। इसलिए मैंने आगे क्या लिया है, कैन यू स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी फ्रेम कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन के लिए यूज होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है वो आप एग्जाम्पल के साथ समझ लीजिए। अब हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस भी समझ लेते हैं। पहले मैं आपको फॉर्मेट क्लियर करती हूँ। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट हमेशा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन वर्ड जिसको हम WH वर्ड्स भी कहते हैं। WH word, then helping verb, then subject, then man verb, then object, then other words. अब स्टूडेंट्स आपको ये फॉर्मेट तो यूज करना आ गया होगा कि फॉर्मेट को हमें कैसे यूज करना है। बस आप इतना ध्यान रखिए, हमने जब अफर्मेटिव सेंटेंस समझा था उसके बाद नेगेटिव, देन मैंने आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस समझा था। सबके फॉर्मेट में कुछ ना कुछ चेंज है। तो जब भी आप अफर्मेटिव बनाओ तो अफर्मेटिव फॉर्मेट को ध्यान रखिए, नेगेटिव बनाए तो नेगेटिव को ध्यान रखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए तो इंटरोगेटिव फॉर्मेट का ध्यान रखिए। सेम एज इट इज अब हम समझ रहे हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस भी हम क्वेश्चन के लिए ही यूज करते हैं। इसके पहले मैंने आपको क्लियर किया था इंटरोगेटिव सेंटेंस, वो भी हमने क्वेश्चन के लिए यूज किया था। उसमें हम तब बात कर रहे थे जब हम किसी से क्वेश्चन करते तो हमें सिर्फ यस और नो में आंसर चाहिए। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस जब हम सामने वाले से क्वेश्चन तो करते हैं, बट हम क्या चाह रहे हैं, हम उससे कंप्लीट आंसर चाह रहे हैं, एक डिटेल में आंसर चाह रहे हैं, तो हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस को यूज करते हैं। जब मुझे सामने वाले से डिटेल में आंसर चाहिए, कंप्लीट आंसर चाहिए, उसके लिए हम यूज करेंगे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, अब डिटेल या कंप्लीट आंसर, मैं सामने वाले से क्या जानना चाह रही हूँ, या हम जब सामने वाले से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें उससे क्या जानना है, वो हमारे क्वेश्चन वर्ड पर डिपेंड करता है। क्योंकि क्वेश्चन वर्ड का भी एक वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होगा। क्वेश्चन वर्ड हम डिपेंड करते हैं कि सामने वाले से हमें क्या जानना है, जैसे क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने आपसे सिर्फ क्यों का क्वेश्चन किया है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड और भी यूज कर सकती थी, वो डिपेंड करता है कि मैं क्या जानना चाह रही हूँ। हम पढ़ाई कहाँ कर रहे हैं, हम पढ़ाई कब से कर रहे हैं, मैं कुछ भी बोल सकती थी। यहाँ पर अभी मैंने यूज किया सिंपल सा क्यों। सो हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। फॉर्मेशन ध्यान रखिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। हिंदी में हमेशा क्वेश्चन वर्ड आपको बीच में ही मिलेगा, ये ध्यान रखिए, इसलिए फॉर्मेशन जरूरी है। बट इंग्लिश में जब आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हो, सो क्वेश्चन वर्ड पहले आता है। क्वेश्चन वर्ड, देन सब्जेक्ट, व्हाई आर वी स्टडीइंग। फॉर्मेट को यूज किया है, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड मैन वर्ब। और एग्जांपल समझ लेते हैं, वह बस से कॉलेज कब जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या क्वेश्चन किया है, कब। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि मैं और कुछ समझ सकती थी, मैं उससे ये पूछ सकती थी कि वो बस से किसके साथ कॉलेज जाएगा, वह बस से कॉलेज क्यों जाएगा। कुछ भी हम क्वेश्चन कर सकते थे जो हम सामने वाले से जानना चाहते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड पर डिपेंड करता है कि आप क्या कंप्लीट आंसर चाह रहे हो और क्या जानना है। तो यहाँ पर हमने यूज किया है कब, और कब को हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन। सो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, व्हेन विल ही गो टू कॉलेज बाय बस। और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, तुम इंग्लिश कहाँ बोल सकते हो। अब यहाँ पर भी हमने पूछा कहाँ,
इसमें भी मैं क्वेश्चन वर्ड कुछ भी यूज कर सकती थी। तुम इंग्लिश कैसे बोल सकते हो, तुम इंग्लिश किस लिए बोल सकते हो, तुम इंग्लिश कब बोल सकते हो, तुम कैसे इंग्लिश बोल सकते हो, वॉट एवर, डिपेंड करता है क्वेश्चन वर्ड। मैं आपको बार बार क्वेश्चन वर्ड इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ स्टूडेंट, क्योंकि ये जो सेंटेंस फॉर्मेशन है इसमें हमारा मेन होता है क्वेश्चन वर्ड। और अगर हमें क्वेश्चन वर्ड का नॉलेज नहीं है तो हम सामने वाले से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते। इसलिए मैं बहुत जल्दी आपके लिए क्वेश्चन वर्ड का भी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। सो अब सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट होगा इंग्लिश में, तुम इंग्लिश कहाँ बोल सकते हो, कहाँ जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेयर। वेयर हेल्पिंग वर्ब हमारा कैन है, सकते के लिए कैन लगता है, सो वेयर कैन यू स्पीक इंग्लिश। तो अभी इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको स्टूडेंट सेंटेंस फॉर्मेशन बताया है। मीन्स जब भी हम कोई सेंटेंस फ्रेम करते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन 4 तरह के होते हैं। पहले तो आप ये याद रखिए, मैं आपको फिर से रिवीजन दे देती हूँ। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव। फॉर्मेशन मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि अफर्मेटिव का सेंटेंस, अफर्मेटिव का फॉर्मेट क्या होता है, नेगेटिव का क्या होता है, इंटेरोगेटिव का क्या होता है और डबल इंटेरोगेटिव का क्या होता है। और इस फॉर्मेट की हेल्प से हम हिंदी में जो भी बोलते हैं उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद ऑब्वियसली अगर आप सेंटेंस को फ्रेम करना चाहते हैं तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं। सो उसके भी वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। और वीडियो मिस ना हो इसलिए आप बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए अगर आपने अभी तक क्लिक नहीं किया है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर आप पहली बार भी इंग्लिश सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपकी काफी हेल्प करेगा। प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको आंसर जरूर करूंगी। अब जल्दी अपलोड करती हूँ हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ड के साथ वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।